दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। ये कहानी हमारे एक व्यूअर आयशी ने हमें भेजी है और ये उनके मामा के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ साल पहले मुझे बंगाल के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा, जहां काम खत्म होते होते मुझे काफी लेट हो गया था। इसीलिए मैं उस फैक्ट्री के पास वाले होटल में जाके ठहर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि सारे रूम्स फुल हो चुके हैं। काफी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। इतनी देर रात मैं कहां जाता। मैंने उस रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट करी और मेरी लाख मिन्नतों के बाद उसने मुझे 6th फ्लोर पर एक रूम दे दिया। पर रूम में जाते जाते उसने मुझसे एक बात बोली जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो बोला कि आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल मत खोलिएगा। मैंने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और उसे पानी की बोतल भिजवाने के लिए बोलकर मैं अपने रूम चला गया। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो ही रहा था कि मेरे रूम पर ठक ठक हुई। मुझे लगा कि फाइनली पानी की बोतल आ गई है। मैंने उठ के देखा तो कमरे में एकदम अंधेरा था और शायद होटल की लाइट भी चली गई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तब मैं नींद में ही था, तो मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर एक आदमी था जिसका पूरा मुंह एक सफेद शॉल से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। जैसे ही मैं पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा, वो आदमी थोड़ा पीछे हो गया और होटल की बालकनी की तरफ चलने लगा। मैं उस पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अरे अरे पानी की बोतल तो दे के जाओ। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा। फिर जैसे ही मैंने उससे पानी छीनने की कोशिश करी, वो आदमी मेरे ऊपर जोर से चिल्लाया और उसकी शॉल उसके मुंह से हट गई। मैंने जो देखा वो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उस आदमी की आंखें नहीं थी, सर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा चेहरा जला पड़ा था। मैं एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया और तुरंत अपने कमरे की ओर वापस भागा। मैंने देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहा है और तब मुझे उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। तभी मेरे रूम में वापस ठक ठक हुई। मैंने इस बार दरवाजा नहीं खोला और रिसेप्शन पर कॉल लगाया। रिंग बजती रही, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मैं सारी रात दरवाजे पर ठक ठक की आवाज से बहुत ज्यादा डर गया था और सुबह सूरज निकलते ही मैंने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे खूब डांटा। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले रात के 12 बजे के बाद उस होटल के 6th फ्लोर पर एक आदमी ने खुद को जलाकर सुसाइड की थी। उसके बाद से उस आदमी की आत्मा उसी फ्लोर पर भटकती है और उस रूम में रुकने वाले लोगों में से कुछ लोग 6th फ्लोर की बालकनी से गिरकर मर भी चुके हैं और इसीलिए वो 6th फ्लोर का कोई भी रूम किसी को अलॉट नहीं करते। ये सुनकर मैंने खुद को खुशनसीब माना कि मैं जिंदा हूँ और सुबह सुबह ही उस होटल से निकलकर वापस अपने घर आ गया। मुझे आज तक रात में 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का डरावना चेहरा मुझे ढंग से सोने नहीं देता। पेंचा पेची, शेप शिफ्टिंग डीमन। बचपन में हम सभी ने अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी से भूतों की कई कहानियां सुनी हैं, पर सोचिए कि क्या हो अगर एक दिन ऐसी ही एक कहानी सच हो जाए। 21 साल के शुभजीत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शुभजीत 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया था। शुभजीत वैसे तो बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, पर पढ़ाई के सिलसिले में वो पिछले 3 साल से कलकत्ता में रह रहा था।
शुभजीत को अपना गांव बहुत पसंद था, क्योंकि जहां शहर में हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थीं, वहीं उसके गांव में चारों ओर जंगल ही जंगल थे, जहां की हरियाली और खुली हवाओं में उसका मन खुश हो जाता था। पर ये जंगल भी अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे थे, जिसकी वजह से गांव के लोग रात को कभी भी अकेले जंगल में नहीं जाते थे। वहां की कहानियों की माने तो जंगल में एक राक्षस रहता था, जो कि लोगों की जान निकालकर उन्हें मरने के लिए छोड़ देता था। लोग कहते थे कि गांव में जो भी पूर्णमासी की रात को उस जंगल में गया है, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा। पर शहर में रहने के बाद शुभजीत ने गांव की अंधविश्वासी बातों को मानना छोड़ दिया था, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शुभजीत को एक दिन एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि उसकी कोलकाता में एक कंपनी में नौकरी लग गई है और उसे 2 दिन बाद ही कंपनी में रिपोर्ट करना था। शुभजीत के माता पिता उसी दिन सुबह सुबह एक शादी के लिए उड़ीसा चले गए थे, तो उसने सोचा कि वो अगले दिन ही कलकत्ता के लिए निकल जाएगा, ताकि वो एक दिन पहले जाकर आराम से वहां सेटल हो जाए और ऑफिस के पहले दिन की तैयारी भी कर ले। शुभजीत की गांव में आखिरी रात थी। उसने पूरा दिन अपने गांव के दोस्तों के साथ पार्टी की, और पार्टी करते करते कब रात हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। सबने थोड़ी पी रखी थी, तो सब लोग साथ में ही वापस घर जा रहे थे। शुभजीत के एक दोस्त मोंटी का घर बिल्कुल जंगल के रास्ते से सटा हुआ था। सब दोस्त जैसे ही मोंटी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शुभजीत उनके साथ नहीं था। उसके दोस्त उसके लिए परेशान हो गए और उसे आसपास ढूंढने लगे। पर शुभजीत को मोंटी के घर के पास आते ही जंगल से एक आवाज आई। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। तो शुभजीत जंगल के रास्ते उस आवाज के पीछे पीछे चला गया। वैसे तो शुभजीत बचपन में उस राक्षस की कहानियों पर बहुत विश्वास करता था और उसे उन कहानियों से डर भी लगता था। पर कलकत्ता में रहने और पढ़ने के बाद अब उसका सब कहानियों से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था। हालांकि शुभजीत की सारी जिंदगी उसी गांव में बीती थी, पर फिर भी उसकी 21 साल की जिंदगी में उस दिन वो पहली बार अकेले रात को जंगल वाले रास्ते पर जा रहा था। उस जंगल में जाते हुए उसने रास्ते में एक सिगरेट जला ली। जैसे ही उसने लाइटर से सिगरेट जलाई तो माचिस जलने के साथ साथ शुभजीत को जंगल के सन्नाटे में एक उल्लू की आवाज आई। शुभजीत सिगरेट पीता पीता चल रहा था और अब कम से कम आधे किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था कि तभी शुभजीत की सिगरेट के धुएं को चीरता हुआ वहां से कुछ गुजरा। क्योंकि सर्दी का मौसम था तो रात को ऐसी हवा का चलना आम बात थी, इसलिए शुभजीत को लगा कि वो बस एक हवा का झोंका था। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और जैसे ही अगला कदम बढ़ाया तो उस उल्लू की आवाज और तेज हो गई। शुभजीत अब थोड़ा घबराने लगा था। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली से 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही हैं, जैसे किसी उल्लू की आंखें हों, पर बहुत बड़ी, लाल और भयानक। उन आंखों को देखकर शुभजीत और घबराने लगा और जंगल के रास्ते से वापस मुड़ गया। वो कई देर तक चलता रहा, लेकिन वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे जैसे वो और ज्यादा डर रहा था, वैसे वैसे उल्लू की आवाजें भी बढ़ती जा रही थीं। चलते चलते उसे फिर से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन इस बार शुभजीत ने अपने गाल पर हाथ लगाया तो उसके गाल से खून बह रहा था। तभी अचानक उसे दिखा कि उस जंगल के सभी पेड़ों पर 2 बड़ी बड़ी लाल और भयानक आंखें चमक रही हैं। उसे तब याद आया कि उस रात पूर्णमासी की रात थी। अब उसे उस राक्षस से जुड़ी सभी बातें सच लगने लगी थीं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में छोटी छोटी लाल लाइट चमक रही हों। वो जोरों से जंगल से भागा और अचानक से उस जंगल में से सैकड़ों उल्लू अपनी तीखी आवाज निकालते हुए हवा में उड़ने लगे और उसको उन उल्लुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। शुभजीत की आंखों के सामने वो सारे उल्लू एक बहुत ही बड़े और विशाल राक्षस में बदल गए। उस राक्षस की आंखें किसी उल्लू की जैसी ही बड़ी बड़ी, लाल
और भयानक दिख रही थीं। उस राक्षस के दांत भी बेहद नुकीले थे। शुभजीत के उस राक्षस को देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले शुभजीत कुछ कर पाता, उस राक्षस ने अपने दोनों पंजे लिए और उसने तेजी से शुभजीत को नोच डाला। तभी शुभजीत के दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर पहुंच गए। उन्हें शुभजीत एक पेड़ के पास गिरा पड़ा मिला। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और वो दर्द के मारे छटपटा रहा था। उसके पूरे शरीर पर पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। उसके दोस्त उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए और कुछ दिनों के इलाज के बाद वो थोड़ा बेहतर हो गया। शुभजीत ने जब लोगों को अपने साथ हुआ किस्सा बताया तो सब हैरान थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वो राक्षस पेंचा पेची है, जो उस जंगल का एक ऐसा भूत था जो पूर्णमासी की रात को लोगों के जंगल में अकेले होने का इंतजार करके एक उल्लू के रूप में आकर अपने शिकार का पूरा खून चूस लेता है। ये सुनने के बाद सबको पेंचा पेची राक्षस पर यकीन हो गया। शुभजीत तो अपने दोस्तों की वजह से उस रात बाल बाल बच गया, लेकिन वो कभी भी पेंचा पेची की खौफनाक आंखें नहीं भूल पाएगा। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। गौरव एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में बने एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। रात का समय था और गौरव रिक्शे में बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौरव वहां पहुंचा ही था कि उसका रिक्शे वाला हड़बड़ाते हुए गौरव से पैसे मांगने लगा। उस रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरह घबरा उठा है। गौरव अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो रिक्शे वाला उससे कहने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 60 रुपए था और उसके पास 50 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ कहता, वो रिक्शे वाला वही 50 रुपए का नोट लेकर वहां से तेजी से अपना रिक्शा लेकर चला गया। गौरव को उसकी हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी, पर क्योंकि वो स्टेशन देर से पहुंचा था तो उसे अभी बहुत काम था, इसलिए गौरव ने उस रिक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर गौरव को वहां सफाई करता हुआ एक कर्मचारी मिला। गौरव जैसे ही उसके करीब गया, वो आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर गौरव को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। गौरव ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहां इतना ही सन्नाटा रहता है हमेशा या कोई आता जाता भी है? यह सुनते ही उस कर्मचारी ने कुछ अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, साहब, कोई गांव वाला आए या ना आए, वो तो जरूर ही आएगी। इतना कहकर वो कर्मचारी चुप हो गया। गौरव ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस पर कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वो गौरव के लिए चाय लेने चला गया। आज गौरव की उस स्टेशन पर पहली रात थी। गौरव ऑफिस में बैठा कुछ रजिस्टर्स अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से तो स्टेशन पर रुकना चाहिए था, पर वो ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। इतने में गौरव ने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। गौरव जैसे ही उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा और इसलिए वो अपने ऑफिस में वापस आ गया। करीबन आधा घंटा बीता और एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई।
पर वो भी बिना रुके वहां से निकलने लगी। गौरव ट्रेन के बारे में कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे प्लेटफॉर्म पर भागती हुई दिखी। गौरव ने उस लड़की को कई आवाजें लगाई, पर वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई आगे तक निकल गई। इस बार भी जब तक गौरव प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वो लड़की फिर से कहीं खो गई। गौरव को अब थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वो प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसे लगा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देख ट्रेन को जरूर रोकेगा। करीबन आधा घंटे बाद एक और ट्रेन आई। गौरव को स्टेशन पर खड़ा देख ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, पर एकदम से उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और ट्रेन को उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल के ले गया। गौरव ड्राइवर को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पर भागती हुई ट्रेन से भी आगे निकल गई। गौरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लड़की गौरव की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। ये देखकर गौरव एकदम सहम सा गया और वो दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और अपने आप को उसने अंदर से बंद कर लिया। अभी जो उसने देखा था उसे देख गौरव के होश उड़ चुके थे। वो अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत ही कर रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो दिखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ हाथों के बल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। गौरव का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस लड़की को देखकर जोर से चीखा और पीछे के दरवाजे से स्टेशन के बाहर भाग गया। गौरव दौड़ता दौड़ता स्टेशन से करीबन आधा किलोमीटर दूर आ गया था और उसे वहां फुटपाथ पर सोया एक आदमी मिला। वो आदमी घबराए हुए गौरव की आहट से अचानक उड़ गया। गौरव हाफते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बड़बड़ाने लगा। फुटपाथ पर सोए आदमी ने गौरव की यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उससे मुस्कुराकर कहने लगा कि अगर वो अपनी जान की परवाह करता है तो फौरन अपनी पोस्टिंग को बदलवा ले। उसने बताया कि बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसने कहा कि वो स्टेशन करीबन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और 2009 में जब से वो वापस खुला तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। माना जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्टेशन की आउटर रिंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि वो स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है। बेगुन कुडार स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर उस लड़की की आत्मा रात में गुजरने वाली हर एक ट्रेन के सामने जरूर दौड़ती पाई जाती है। उसने कहा कि गौरव से पहले कई लोग जो यहां काम करने आए, उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या उनके साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, इसलिए यहां पर कोई भी काम नहीं करना चाहता और ना ही यहां से कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। गौरव ने सब कुछ सुन लिया और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर शायद उस स्टेशन को छोड़कर उसने अपनी जान बचा ली। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल का बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन सच में हॉन्टेड है? क्या इसे दोबारा खोल देना सही डिसीजन था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हॉन्टेड हाउस कचेरी बाड़ी। वेस्ट बंगाल के मल्लारपुर में स्थित कचेरी बाड़ी
वैसे तो दिखने में किसी भी पुराने घर जैसी ही है, पर वो अपने अंदर ऐसे कई गहरे राज छुपाए बैठी है जिसे जानकर शायद किसी के भी होश उड़ जाएं। कचेरी बाड़ी कई सालों पहले जमींदारों की कचहरी यानी एक कोर्ट हाउस था, जहां जमींदार उस समय की छोटी मोटी दिक्कतों पर अपना फैसला देते थे, पर साथ ही साथ वो उनकी अय्याशी करने की जगह भी थी। माना जाता था कि कई जमींदार वहां इकट्ठा होकर खूब शराब पीते थे और मौज मस्ती करते थे। इतना ही नहीं, जो भी लड़की उनको पसंद आती तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर वहां लाकर नाचने वाली बनाकर उस कचेरी बाड़ी में कैद कर लेते थे। कई सालों तक कचेरी बाड़ी में कई औरतों के साथ जुल्म हुए, पर जैसे जैसे जमींदारों की ताकत खत्म होने लगी, उनके परिवार वाले कचेरी बाड़ी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन पीछे छूट गईं तो उन औरतों की आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म से कचेरी बाड़ी के अंदर ही अपना दम तोड़ लिया था। कचेरी बाड़ी खाली होने के कुछ साल बाद जब उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ वहां आए तो तोड़फोड़ के दौरान उन्हें वहां कई इंसानी हड्डियां मिली, जो गांव वालों के हिसाब से उन्हीं नाचने वाली औरतों की थीं। लोग मानते थे कि उन्हीं सब नाचने वाली औरतों में से एक औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस औरत की मौत कचेरी बाड़ी में ही हुई थी और उसका भूत अगर किसी को दिख जाए तो कुछ दिनों में उस आदमी का मरना पक्का हो जाता है। हरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरिया उसी गांव का रहने वाला एक किसान था। हालांकि उसने भी कचेरी बाड़ी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं मानता था। एक रात हरिया काफी ज्यादा थक गया था, तो उसने पक्की सड़क की बजाय कचेरी बाड़ी के बगीचे से गुजरता हुआ छोटा रास्ता लेने का सोचा, पर उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। हरिया उस बगीचे में घुसा तो वो बगीचा उसे बाकी बगीचों की तरह ही लगा, पर वहां सिर्फ जंगली घास और सन्नाटा था। लोगों के मुताबिक अभी तक उसे उस औरत की पायल की आवाज की छनछन सुनाई देनी चाहिए थी, पर वहां सिर्फ उसे रात के झिंगूरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन झिंगूरों की आवाजों के बीच जो थोड़ा बहुत उस औरत के भूत का डर था वो भी चला गया और वो अब बिना डरे आराम से वहां जाने लगा। लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी चीजें चल रही थीं। वो धूल मिट्टी से घिरा हुआ कचेरी बाड़ी उसे एक अजीब किस्म की खूबसूरती का एहसास दे रहा था, जैसे किसी बड़े मॉन्यूमेंट या किसी राजा के महल को देखकर होता है। न जाने कितने अमीर लोग यहां आकर जश्न मनाते होंगे। ये बात सोचते सोचते और कचेरी बाड़ी को देखते देखते वो कोर्ट हाउस के सामने रुक गया। तभी हरिया को एक पायल की छनछन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कचेरी बाड़ी की निचली मंजिल के कोने वाले कमरे से कोई उसे देख रहा है। हरिया को लगा कि ये उसकी थकान का नतीजा है, तो उसने उस एहसास को नजरअंदाज करके वापस घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वो बस बगीचे के अंत तक पहुंचने ही वाला था जब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी साथ वाली दीवार पर कुछ हलचल हुई है। उसने झटके से देखा तो वहां पर किसी की परछाई थी जो धीरे से हिलती हुई दीवार के ऊपर जाकर रुक गई। हरिया हक्का बक्का उसी परछाई को देख रहा था। तभी उस जगह से उसे पायल की छंकार सुनाई दी और फिर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती चली गई। अब हरिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कोर्टरूम के अंदर नाच गाना चल रहा है। उन सब आवाजों को सुनकर हरिया के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर उस औरत के भूत के होने की बात सच थी तो उसकी मौत आज पक्की थी। इससे पहले हरिया कुछ कर पाता, वो परछाई कहीं गायब हो गई और सारी आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। हरिया डरता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे फिर से पायल की छनकार सुनाई दी और बिना चाहते हुए भी उसकी आंखें वहां चली गईं जहां उन्हें
नहीं जाना चाहिए था। उसी दीवार के ऊपर जहां कुछ देर पहले उसे एक परछाई दिख रही थी, अब वहां एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत के बड़े बड़े और गहरे काले बाल थे और बेहद ही सुंदर और गहरी आंखें। वो बस वहां बैठे हुए अपने पैर हवा में झुला रही थी और उसके कपड़े सालों पुराने लग रहे थे। वो औरत एक उदास सा गाना गुनगुना रही थी और फिर वो औरत एकदम से चुप हो गई। अचानक से वो हरिया को घूर कर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराहट देखकर हरिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो औरत उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। लेकिन अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। हरिया वहां से जल्द भागना चाहता था, पर वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, वो औरत उसके ठीक सामने आ गई। हड़बड़ी में वो कचेरी बाड़ी के बगीचे से निकलने की बजाय वो कचेरी बाड़ी की ओर ही भागने लगा। तभी एकदम से उसके कदम रुक गए, क्योंकि कचेरी बाड़ी के कोने वाले कमरे से सच में उसे कोई देख रहा था। उसे वहां एक बहुत ही डरावना आदमी दिखा, जो शायद वहां के किसी जमींदार का भूत था। कहानियों के मुताबिक उस नाचने वाली औरत की मौत उसी जमींदार की वजह से हुई थी और उसी औरत की आत्मा ने उस जमींदार को कचेरी बाड़ी में मार डाला था। हरिया को उसे देखते ही यकीन हो गया कि कचेरी बाड़ी में कई सारी आत्माएं बसती हैं। वो उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए ही वहां से कहीं भाग निकला। भागते भागते वो किसी तरह अपने घर पहुंच गया। हरिया उस दिन के बाद अकेला रहने लगा और उस रात जो कचेरी बाड़ी में उसके साथ हुआ, उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद गांव में कचेरी बाड़ी का डर और बढ़ गया। उस रात के बाद हरिया डरा डरा रहने लगा था। कोई अगर हरिया से कुछ पूछता तो हरिया बस यही जवाब देता, वो कचेरी बाड़ी वाली औरत यही है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। हरिया की बीवी उसे कई पीर फकीर के पास ले गई, पर हरिया और कमजोर होता रहा। वो सब कुछ छोड़कर बस अपने कमरे के एक कोने में डरा हुआ बैठा रहता था। दिन में हरिया चुपचाप रहता, पर हर रात को उसके घर से उसकी चिल्लाने की आवाजें आती, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर हरिया की आंख लग जाती थी तो वो बस यही बोलते हुए नींद से उठता। पसीनों में तर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताता कि वो औरत उसके सपनों में आई है और वो उसे जान से मार देगी। दिन ब दिन हरिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक दिन जब हरिया की बीवी खेत से काम करके वापस आई तो उसे घर में घुसते ही अपने पति हरिया की लाश मिली। क्या था ऐसा उस कचेरी बाड़ी में? क्या सच में वो कोर्ट हाउस हॉन्टेड है और कितनी आत्माएं भटक रही हैं वहां? आपको क्या लगता है? एमी एक जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। वो कई सालों से ऐसी जगहों पर विजिट्स करती थी जिनको हॉन्टेड कहा जाता है। वहां जाकर एमी उन जगहों के असलियत में हॉन्टेड होने या ना होने का सबूत खोजती थी। हाल ही में एमी ने अपनी विजिट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया था, जिसके चलते उसका एक काफी बड़ा फैन बेस बन गया था। एमी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स उसे अलग अलग जगहों के बारे में बताते और उसे उन जगहों पर जाकर उनकी असलियत का पता लगाने कहते। एमी को कई ईमेल्स इंडिया के एक हॉन्टेड स्टेशन डाउ हिल के बारे में भी आए थे। फैंस एमी को डाउ हिल से जुड़ी बहुत डरावनी कहानियां भेज रहे थे। इसलिए एमी ने डिसाइड किया कि वो इन कहानियों के पीछे छिपे सच का डाउ हिल जाकर खुद पता लगाएगी। कुछ ही महीनों में एमी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन करसोंग में पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां दुनिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन डाउ हिल था। एमी अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस रात के टाइम ही जाया करती थी, पर क्योंकि वो सुबह ही वहां पहुंच गई थी
तो उसने कुछ लोकल से बात करने का सोचा। एक्सप्लोर करते हुए उसे एक दुकान के बाहर खाट पर बैठे दो आदमी मिले। एमी ने उनसे डाउ हिल के भूतिया होने के बारे में पूछा। डाउ हिल का नाम सुनते ही खाट पर बैठे दोनों आदमियों के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और उन्होंने एमी को धीमी आवाज में बात करने को कहा। उन्हें इतना डरा हुआ देख एमी को बहुत अजीब लगा। उसने उन्हें धीमी आवाज में अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और रिसर्च करने के लिए डाउ हिल आई है। इस पर उनमें से एक आदमी ने एमी से कहा कि उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। वो वहां जाएगी तो वो उस बिना सर वाले भूत को कभी नहीं भूल पाएगी। साथ ही उस आदमी ने किसी बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया, लेकिन वो उसके बारे में बात करते करते काफी घबरा गए और वहां से उठकर चले गए। ऐसा पहली बार नहीं था कि एमी के पूछने पर उस हिल स्टेशन पर रह रहे लोगों ने ऐसा बिहेव किया हो, पर अलग अलग लोगों से बात करके वो इतना थक गई थी कि वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपने होटल रूम वापस चली गई। शाम होते ही अपने हाथ में एक हैंडीकैम लिए एमी लोगों की बताई हुई डेथ रोड पर पहुंच गई। उस जगह पर चलते हुए एमी को अचानक बहुत ठंड लगने लगी। हालांकि उसने एक ओवरकोट पहना था, फिर भी एमी को बहुत ठंड लग रही थी। एमी चलते हुए अपनी वीडियो में उस जगह की डिटेल्स को डिस्क्राइब कर ही रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ फंसा और वो लड़खड़ा कर रोड पर गिर गई। वो रोड दोनों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी और वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां बस पेड़ ही पेड़ थे। तो एमी को लगा कि किसी पेड़ की कोई टहनी जमीन पर गिर गई होगी और उसे दिखी नहीं होगी। एमी ने उठकर जब अपने कपड़े झाड़े और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा उसके पैर किसी टहनी पर नहीं बल्कि किसी और के पैरों से टकराए थे। एमी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके देखते देखते ही उन नीले पैरों को कोई अंधेरे में घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। ये देखने के बाद एमी को इतना यकीन हो गया था कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। पर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वो अपना हैंडीकैम लिए उस रोड पर आगे बढ़ने लगी। आगे उसी रोड पर चलते हुए एमी की आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत रोड को पार करती हुई जंगल में चली गई। एमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। बिना आवाज किए वो उसी औरत के डायरेक्शन में बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज आई, एमी वापस चली जाओ। ये सुनकर एमी के रोंगटे खड़े हो गए थे, पर फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तलाश थी उस बिना सर वाले लड़के की जिसके बारे में सभी ने उसे बताया था। एमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस रास्ते की सड़क छोटी होती जा रही थी और वो जंगल बेहद घना होता जा रहा था। ठंड अब बहुत बढ़ गई थी और तेज हवा से पेड़ पर लगे पत्तों के हिलने की आवाज के अलावा वहां एकदम खामोशी थी। एमी ने डिसाइड किया कि करीब 100 मीटर और आगे जाने के बाद वो वापस लौट जाएगी। उस पूरे रास्ते पर एमी को ऐसा लगता रहा कि कोई पेड़ों के बीच से उसे देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। एमी धीरे धीरे अपनी हिम्मत की लिमिट तक पहुंच रही थी और 100 मीटर बाद ही वो वापस मुड़ गई। लेकिन वापस मुड़ते ही उसे अपनी दाईं ओर से एक जोर की आवाज आई, एमी! कोई उसे पुकार रहा था। उसने जैसे ही अपनी बाईं तरफ देखा तो उसे काले घने जंगल में से 2 लाल आंखें
उसे घूरती हुई दिखी। एमी ये देखते ही चीख पड़ी और वहां से भागकर बाहर की तरफ जाने लगी। दौड़ते हुए उसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज आने लगी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़कर पीछे देखे। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी किसी औरत की तो कभी किसी लड़के की। एमी बिना पीछे मुड़े बस भागती रही और कुछ ही देर में वो उस डेथ रोड से बाहर आ गई। वो घबराई हुई तो थी पर खुश थी कि उसके हैंडीकैम में उन सारी घटनाओं का सारा एविडेंस रिकॉर्ड हो गया था। एमी की फ्लाइट अगले दिन की थी और उस दिन हुई घटनाओं के बाद एमी बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उस रात उसने अपना हैंडीकैम टेबल पर ही रख दिया और सोने चली गई। करीब 1 घंटे बाद ही एमी के कानों में फिर से कुछ आवाज आई और एमी की नींद टूट गई। एमी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने बिना सर वाला भूत खड़ा था। उसने एमी के हैंडीकैम को पकड़ रखा था और देखते ही देखते उसके हाथ में लिए हैंडीकैम में आग लग गई। एमी को उस साए की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते एमी का हैंडीकैम जल गया और वो साया एमी के पास से एक फ्लैश की तरह गुजरा और एमी बेहोश हो गई। सुबह होटल मैनेजमेंट के स्टाफ ने उसे उठाया। एमी ने जब उन्हें सब कुछ बताया तो लोकल्स ने तो ये सब मान लिया, पर एविडेंस ना होने की वजह से जब एमी ने वापस लौटकर ये बात अपने फॉलोअर्स को बताई तो उसे लोगों ने बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया। कुछ एमी की कहानी को झूठा कहने लगे और कुछ को उसकी बात पर यकीन भी हुआ। एमी ने अपनी लाइफ में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि जहां उसे अपनी लाइफ की चिंता होने लगे। डाउ हिल का वो एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था। डाउ हिल की सच्चाई आज भी एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इंडिया का हैलोवीन, भूत चतुर्दशी, छोटी दिवाली के दिन मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल के बारे में आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी के दिन इंसानी और रूहानी दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक वैसा ही जैसा बाहर के देशों में हैलोवीन पर या डे ऑफ द डेड पर होता है। तो आज की कहानी है इंडिया के हैलोवीन भूत चतुर्दशी के बारे में। मनन के मॉम डैड शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और मनन वहीं पर पला बड़ा था, पर कुछ ही सालों में मनन की मॉम गुजर गई थीं। वो और उसके डैड अकेले ही अमेरिका में रहते थे। इस बार मनन के पापा को एक पुरानी प्रॉपर्टी के चलते 1 महीने के लिए इंडिया आना था और वो मनन को अपने साथ ले जा नहीं सकते थे। इसलिए इंडिया आकर मनन के पापा ने उसे उसकी कोलकाता में रहने वाली मासी सुमोना के पास ही छोड़ दिया। मनन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हैलोवीन आता था जो मनन को बहुत पसंद था। मनन ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और चुपचाप अपनी मासी के घर चला गया। मनन की मासी का घर बहुत ही आलीशान था। उनकी फैमिली में कुल मिलाकर 5 लोग थे। मनन के कजन भाई बहन, मौसा मौसी और घर की सबसे बड़ी दादी। दूसरे दिन जब मनन सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। घर का माहौल देखकर मनन का मूड भी ठीक होने लगा था। तभी मनन की नजर अपनी दादी पर गई। वो घर के मंदिर के पास बैठकर एक थाली में 14 दिए सजा रही थीं। मनन ने दादी से जाकर उन दियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दिए आज की रात के लिए बहुत जरूरी हैं। इतना कहकर दादी अपना काम करने लगी। तभी अचानक से उसी कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। घर का कोई भी मेंबर उस बात से चौंका नहीं। मनन ने ध्यान से देखा तो बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की को कोई जानबूझकर धक्का दे रहा हो।
मनन ने अपने कजन को इशारा कर वो खिड़की दिखाई, पर उसने मनन की तरफ देखकर अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा। कुछ ही समय में वो खिड़की हिलना बंद हो गई। मनन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर वो अपने कजन्स के साथ डेकोरेशन के काम में लग गया। तैयारियों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सभी घर वालों ने मिलकर पूजा शुरू की। मनन की मासी ने उसे बताया कि आज भूत चतुर्दशी है। लोग मानते हैं कि इस दिन गुजर चुके लोग आत्मा के रूप में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आते हैं, पर कभी कभी उन आत्माओं के साथ इंसानी दुनिया में कुछ बेहद बुरी आत्माएं और शक्तियां भी इंसान के घर में घुस सकती हैं और उसकी जिंदगी तक ले सकती हैं। मनन की मासी ने यह सब कहते हुए प्लेट में रखे उन 14 दियों को जलाना शुरू कर दिया। दिए जलाते वक्त अचानक से घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और वही खिड़की ठीक दोपहर की तरह बजने लगी। मनन को अब डर लगने लगा था, क्योंकि घर का कोई भी इंसान कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे ही उसकी मासी ने आखिरी दिया जलाया, घर में एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। मनन के मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसने अपनी घबराहट के मारे किसी से कुछ पूछा नहीं। सब लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद सभी घर वाले सोने चले गए, पर मनन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उठकर किचन में पानी पीने चला गया। पानी पीते हुए मनन को खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। मनन ने ध्यान से देखा तो उसे खिड़की पर एक हाथ नजर आया जो खिड़की को बजा रहा था। ये देखकर मनन की रूह कांप उठी, पर न जाने क्यों उसके पैर उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। मनन जैसे ही खिड़की के नजदीक पहुंचा, अचानक से खिड़की के पास रखे दियों की रोशनी बहुत तेज हो गई और खिड़की पर मनन को दिखा कि वो हाथ गायब हो गया। मनन ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो उन दियों के पास बैठ गया और उन्हें नजदीक से देखने लगा। उन्हें देखते देखते अचानक से मनन को जोर से एक छींक आई और उस छींक से उन 14 दियों में से एक दिया बुझ गया। उस दिए के बुझते ही मनन को बहुत तेज ठंड लगने लगी। वो उस दिए को जलाने के लिए माचिस उठाने पीछे मुड़ा तो उसने जो देखा उससे उसका दिल ही दहल गया। उसने देखा कि वही खिड़की जिस पर उसने कुछ देर पहले उस हाथ को देखा था अब खुली हुई थी और ठीक उस खिड़की के साथ एक आदमी खड़ा था जिसका आधा मुंह बीच से कटा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ मनन को देख रहा था। उसकी भयानक मुस्कान देखकर मनन की चीख निकल गई और वो वहां से अपने कमरे की ओर भागा। वो जैसे ही अपने कमरे में घुसा तो उसे एक बूढ़ी औरत उसके बेड पर बैठी दिखी। मनन की आहट से उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह पीछे मोड़ा और मनन की ओर देखा तो मनन के होश उड़ गए। उस बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी गर्दन उल्टी घुमा ली थी और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से मर चुकी हो। मनन फौरन उस कमरे से बाहर भागा, पर वो जहां भी जा रहा था उसे बस मरे हुए लोग ही दिखाई दे रहे थे। मनन ने चीख चीख कर अपने घर वालों को आवाजें लगाईं, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। भागते भागते मनन घर के हॉल में आ गया था। देखते ही देखते सभी मरे हुए लोग जो मनन को दिख रहे थे वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। मनन का दिल जोरों से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। कुछ ही सेकंड्स में मनन जमीन पर गिर गया और अपने होश खो बैठा। जब मनन की आंख खुली तो उसका पूरा परिवार उसके साथ बैठा हुआ था। मनन घबराकर इधर उधर देखने लगा और घबराते हुए कहने लगा, वो सभी यही हैं, इसी घर में। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया
और उससे कहा, चिंता मत करो, वो सब चले गए हैं। मैंने वो दिया जो बुझ गया था वो फिर से जला दिया। अब हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। दादी ने मनन को बताया कि भूत चतुर्दशी के दिन उन 14 दियों को इसलिए जलाया जाता है ताकि बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा हो पाए। मनन से जब एक दिया बुझ गया था तो सभी भूत प्रेत और बुरी शक्तियां उस पर हावी हो गईं और उसके साथ ऐसा हुआ। मनन के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से वो अपने किस्से कहानियों में भूत चतुर्दशी को इंडिया का हैलोवीन कहने लगा। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन है जिसका नाम है डाउ हिल। एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दिन के उजाले में जितना सुंदर है, रात के अंधेरे में उतना भयानक भी हो जाता है। वहाँ का मशहूर विक्टोरियाज बॉयज स्कूल कई प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है। कहते हैं कि विंटर वेकेशंस में जब स्कूल 3 महीनों के लिए बंद रहता है तब वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने कई अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। एक बार विक्टोरिया स्कूल में 10th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट शाम को स्कूल की लाइब्रेरी में बुक रिटर्न करके अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी और उसे लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, फरहान, फरहान। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि पूरा स्कूल कॉरिडोर खाली था। उसकी नजर उस कॉरिडोर के एक तरफ पड़ी जहां उसे एक काले लिबास में खड़ा कोई लड़का दिखा जो शायद वहां छुपा हुआ था। उसे लगा कि उसके स्कूल के दोस्त उसे जानबूझ के डरा रहे हैं, तो वो गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो लड़का स्कूल के पास वाले जंगल में भाग गया। फरहान भी उसके पीछे पीछे उस जंगल में चला गया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा हो गया था। फरहान जंगल में काफी अंदर तक आ गया था। तभी अचानक से किसी ने फरहान के कंधे पर हाथ रखा, जिससे फरहान बुरी तरह डर गया। फरहान ने जब देखा तो वहां एक लकड़ी काटने वाला मजदूर खड़ा था, जिसने फरहान को सलाह दी कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है और इतनी रात में उसे वहां नहीं घूमना चाहिए। फरहान इस बात से घबरा गया और स्कूल की तरफ वापस जाने लगा। जाते जाते उसे फिर वो लड़का दिखा। फरहान ने सोचा कि अब वो उस लड़के को नहीं छोड़ेगा। उसने एक झटके में अपना बैग उस लड़के के सर पर दे मारा, लेकिन उस लड़के पर हल्का सा भी असर नहीं हुआ। वो लड़का जब गुस्से में फरहान की तरफ मुड़ा तो फरहान के पसीने छूट गए। उस लड़के का सर कटा हुआ था। ये देखकर फरहान स्कूल की तरफ भागा। वो सर कटा लड़का भी उसके पीछे पीछे आने लगा। फरहान बुरी तरह डर गया था और जैसे तैसे वो अपने स्कूल पहुंचा और उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी एक बार फिर उसे अपना नाम सुनाई दिया, फरहान। देर रात स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बेहोशी की हालत में स्कूल कॉरिडोर में पाया। जब उसे होश आया तो उसने उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। फरहान तो बच गया, पर कहते हैं कि वो सर कटा लड़का डाउ हिल के पहाड़ी जंगलों में आज भी घूमता है और कई लकड़ी काटने वाले मजदूर उसे देखकर अपना दिमागी संतुलन भी खो चुके हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंडिया के इतने डाइवर्स कल्चर को कोई देखना चाहे तो उसे शुरुआत कोलकाता के दुर्गा पूजा फेस्टिवल से ही करनी चाहिए। 10 दिन का ये जश्न बेहद सुंदर और अद्भुत होता है। लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान कई ऐसे भी किस्से घटे हैं जो आपका दिल दहला देंगे। उन्हीं में से एक किस्सा है बंगाल के तांत्रिकों का। हर साल दुर्गा पूजा के समय कई तांत्रिक देवी को खुश करने के नाम पर लोगों को बहला फुसला के छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़वा देते हैं। कहते हैं कि काले जादू से वो तांत्रिक उन बच्चों को मारकर अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। ये कहानी सुदीप की है। सुदीप 40 साल का एक अय्याश आदमी था जो पैसे की लालच में कुछ भी कर सकता था। सुदीप छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी
उन्हें अलग अलग जगह जाके बेच देता था। इतना ही नहीं, वो कुछ बच्चे तांत्रिकों को भी दे आता था ताकि हर बलि पे मां दुर्गा उसे और आशीर्वाद दे, जिससे उसके पास और पैसा आए। दुर्गा पूजा का समय उसके लिए बच्चे किडनैप करने का सबसे अच्छा टाइम होता था। सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ पंडाल घूमने के लिए बाहर निकलते थे और भीड़ में छुपकर सुदीप उनका बच्चा उठा लेता था। लेकिन पिछले साल पहले दिन जब वो पंडाल गया और उसने मां दुर्गा की मूर्ति देखी, तो एकदम से उसे ऐसा लगा कि जैसे उस मूर्ति की आंखें हिली हों और उस मूर्ति ने उसकी तरफ देखा हो। फिर वो दूसरे पंडाल गया और उसके साथ फिर से वैसा ही हुआ। उसे लगा कि उसने शराब थोड़ी ज्यादा ही पी ली है और इसीलिए वो चुपचाप घर वापस लौट गया। अगली बार जब वो पंडाल के रास्ते जा रहा था तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखी। उसने सोचा कि वो लड़की अपनी फैमिली से अलग रास्ता भटक गई है और वो उस लड़की को आसानी से पकड़ लेगा। वो उसके पीछे गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही वो लड़की मुड़ी, सुदीप बुरी तरह घबरा गया और पीछे गिर पड़ा। वो छोटी सी लड़की देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। सुदीप के होश उड़ गए थे। वो कुछ दिन तक घर से नहीं निकला, लेकिन महादशमी वाले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कांप उठा। वो शाम शराब पी के लेटा हुआ था कि अचानक उसे एक आवाज आई, पापा। और वो उठ खड़ा हुआ। उसके घर के शीशे में उसकी बेटी खड़ी थी। वो बोली, पापा, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा मुझे पापा? दरअसल सुदीप ने साल भर पहले एक तांत्रिक की बातों में आकर पैसे की लालच में अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। शीशे में उसकी बेटी के जलने का दृश्य उसे अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। ये देखकर सुदीप ने अपनी दारू की बोतल शीशे पर दे मारी। शीशे का कांच टूट गया, लेकिन वो आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी, पापा, क्यों मारा मुझे? पापा, पापा, क्यों मारा मुझे? क्यों मारा मुझे? वो डर के मारे घर से बाहर निकल गया। बाहर दुर्गा पूजा का जश्न मन रहा था। खूब जोरों शोरों से ढाक बज रहा था और लोग उस ढोल पर घूम घूम कर नाच रहे थे। सुदीप एक पंडाल से दूसरे पंडाल भाग रहा था, लेकिन हर पंडाल में उसे वो हर बच्चा दिख रहा था जिसे उसने उस तांत्रिक के कहने में आकर मार डाला था। वो सब बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे। सबसे आगे उसकी खुद की बेटी थी। वो घबराकर इधर से उधर भागने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। भागते भागते वो मां दुर्गा की एक मूर्ति के नीचे गिर गया। उसे उस मूर्ति में उसकी बेटी दुर्गा के रौद्र अवतार में दिखी और देखते ही देखते दुर्गा ने वो त्रिशूल उसके सीने से आर पार कर दिया। सुदीप की उसी समय मौत हो गई। उसके कुछ ही घंटों बाद वो तांत्रिक जिसने उसकी बेटी की बलि चढ़ाई थी, वो भी ऐसे ही मरा हुआ पड़ा मिला। मां दुर्गा की मूर्ति का त्रिशूल उसके आर पार था। सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था
जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा, तो वो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था वो चीज कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ, सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिवाकर वहां जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां स्कोंदो काटा यानी सर कटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सर कटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सर कटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी, पर जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थीं। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो फिर से सोने चला गया। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। वही भयानक सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब दिवाकर से मदद मांगने लगा और उससे कहने लगा कि क्या दिवाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। और मदद मांगते ही वो सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिवाकर की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही दिवाकर की आंख खुली, वो कटा सर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था और वो कटा सर वैसे ही भयानक तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के होश उड़ चुके थे, लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा।
और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा सा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। वो देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिवाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वो सब उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो गुस्से से गुर्रा रहा है जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट लिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है।